नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां अवर प्रमंडल पदाधिकारी जल संसाधन विभाग की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव के पास की है। तेज रफ्तार में आ रही अवर प्रमंडल पदाधिकारी जल संसाधन विभाग की स्कॉर्पियो ने बाइक सवार देवर भावी को कुचल दिया, जिसमें दोनों की गंभीर रूप स्थिति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देवर भावी बाइक पर सवार होकर अपने गांव दरौली से मैरवा आ रहे थे और इसी दौरान अवर प्रमंडल पदाधिकारी जल संसाधन विभाग की गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया। आक्रोशित लोगों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी की गाड़ी को पकड़ लिया है। उधर घायल देवर भाभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार सरकार के गंडक विभाग के एसडीओ जी हैं, जो खुदे गाड़ी चला रहे थे और ये इनका बैनर है। बैनर तले इनका देखिए, दिखाइए। और तो ये बाइक वाला है, इनके ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया। जो ये गाड़ी चलाते नहीं है, सीख रहे थे और गाड़ी भी पूरा तरीका से उसका नुकसान हो गया है और चोट है। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग थे, एक औरत और एक जेंट्स है, वो लोग घायल है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, पूरा मामला मैरवा प्रखंड की है, जहां पे एक देवर और भाभी 2 लोग बाइक से सवार होकर मैरवा आ रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि अवर प्रमंडल पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के जो स्कॉर्पियो से आ रहे थे, उनकी बाइक से इन लोगों को कुचल दिया गया है, जिससे दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और स्थानीय लोग घटना के बाद काफी आक्रोशित हो गए और जो सरकारी गाड़ी थी उन्हें जब्त कर लिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो जो गति थी काफी तेज थी, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज मैरवा के स्थानीय क्लिनिक में चल रहा है। जी मृत्युंजय, ये गाड़ी कौन चला रहा था, क्या जानकारी मिल पा रही है? उस वक्त गाड़ी पर कौन कौन सवार थे और उन लोगों के लिए क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? जी, बताया जा रहा है कि गाड़ी पे अवर प्रमंडल पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी थे वो थे और गाड़ी एक चालक के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही थी। इसमें एक और लोग बैठे हुए थे, तभी ये हादसा हुआ। जो लोग स्थानीय लोग हैं इस घटना के बाद काफी आक्रोशित हो गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। तो फिलहाल वहाँ पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पूरे इलाज के लिए उनको आनंद फानंद में स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। जी, जो 2 लोग घायल हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के रहने वाले हैं वो? जी, ये दोनों लोग दरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले बताया जा रहे हैं। किसी कार से अपने मैरवा आ रहे थे, तभी ये सड़क हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जो महिला है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज में चल रहा है। लोग इस घटना के बाद काफी आक्रोशित हो गए और अधिकारी को जो कार्रवाई की मांग करने लगे कि आखिर इस तरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। बढ़ते आगे, गोपालगंज से अगली खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ एक स्कूल में एक छात्र की पिटाई से लोगों में गुस्सा है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के केएन शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फैजुल्लापुर में होमवर्क नहीं पूरा करने पर एक शिक्षक ने एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश है। गुस्से की वजह से स्कूल जाना बंद कर दिया है। छात्रों का कहना है कि गुरुवार को वो जब क्लास में पहुंचे तो शिक्षक संतोष कुमार ने डांटना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने छात्रों का होमवर्क चेक किया और जिन छात्रों ने होमवर्क पूरा नहीं किया था उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि स्कूल में शारीरिक दंड की मनाही है और ये बात शिक्षक भी जानते हैं। 8-9 डंडे मारे सर और मैं बेहोश हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं गिर गई और मेरे साथ 8-9 लड़की भी पिटाई थी। किसी का हाथ फट गया था, कोई बेहोश भी हो गया था। वो बताई, रो रही थी पूरा। मैं बोली कि क्या हो गया, तो हाथ दिखा रही थी कि हाथ में काला पड़ गया है पीटने से। उसके बाद ऐसे टीचर मारेंगे तो स्कूल जाने से मना कर रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। हम एक थप्पड़ भी नहीं मारते हैं अपने बच्चे। देखिए, हमारे 2 बच्चे हाई स्कूल फैजुल्लापुर के हाई स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने जाने से इनकार करते हैं, कारण कि संतोष सर नाम के कोई टीचर है जो इतना मार बच्चों को मारते हैं
जिससे भयभीत होकर के बच्चा सब स्कूल नहीं जाना चाहता है। और इसी बीच अरवल से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएनबी की बेलखारा शाखा में लूट हुई है। 12,40,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 5 अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि हथियार के बल पर ये 5 अपराधी बैंक में आधम के सभी बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 12,40,000 की लूट हुई है। मार के टेढ़ा कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कैशियर को भी कब्जे में लिया और गोल्ड खुलवा कर सारा पैसा निकाल लिया और उसके बाद सारे जो भी कस्टमर थे उसको भी उन्होंने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर बोला कि जो आदमी अगर भीड़ डोल करेगा उसको गोली मार देंगे। कुछ स्टाफ का उन्होंने मोबाइल नंबर भी ले लिया है और एक आध कस्टमर का भी शायद मोबाइल नंबर ले लिया है और वो लोग धमकाते हुए बंदूक लहराते हुए वो बाहर निकल। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर पीएमसीएच के चिकित्सकों में भी खुशी देखी जा रही है। इसके शुरू होने से हमेशा के लिए जाम से मुक्ति मिल जाएगी और दीघा से पीएमसीएच तक आने में महज 10 मिनट का वक्त लगेगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ मरीजों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस के प्रवेश की इजाजत होगी। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ होने के बाद आज से दीघा से लेकर पीएमसीएच तक सफर करना आसान हो जाएगा। देख सकते हैं आपकी सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी आज सीएम नीतीश कुमार जो है उद्घाटन करेंगे, उसके बाद दीघा से लोग महज 10 मिनट में पीएमसीएच तक पहुंच जाएंगे। साथ में जो गंगा का नज़ारा है उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो ये पीएमसीएच के बाद फिलहाल रास्ता बंद है क्योंकि दीदारगंज तक इसे बनना है, लेकिन पहले फेज तक जो काम पूरा हुआ है उसमें पीएमसीएच तक लोग सफर कर सकेंगे और अब जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। खासकर वैसे लोगों को जो मरीज हैं, एम्बुलेंस चालक हैं या डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अब दीघा से सीधे पीएमसीएच 10 मिनट में पहुंच सकेंगे। पीएमसीएच प्रशासन लगातार जायजा ले रहे हैं क्योंकि आज शुभारंभ होना है और यहीं जो आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है वहीं बैरिकेड किया जाएगा। यानी आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे अगर वो मरीज नहीं है, डॉक्टर नहीं है या स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। वहाँ पर सुरक्षा कर्मी रहेंगे जो उनको रोकेंगे और अगर स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें ही एंट्री मिलेगी, मरीज हैं उन्हें ही एंट्री मिलेगी। तो इस वक्त हमारे साथ अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, साथ में चिकित्सक भी हैं। सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी सौगात मिल रही है? ये बहुत बड़ी सौगात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये लोग जो है सो बनाए हैं। माने कनेक्शन हो जाने से ये गंगा पाथवे का जो पीएमसी से कनेक्शन हो गया है, तो उसके चलते ये है कि जितने भी मरीज कोई भी मरीज खास करके जो नॉर्थ बिहार के हैं वो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर दीघा से यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, दूसरी बात है कि चूँकि हम लोग रिस्ट्रिक्शन इसलिए कर रहे हैं, डॉक्टर एम्बुलेंस को ही अलाउ करेंगे और एलएनटी वाले लोग आएंगे, तो अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है भी हमारे साथ हैं। सर, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि जाम में आप लोग ही फंसे? बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जाम में नहीं फंसेंगे, प्लस मरीज भी जाम में नहीं फंसेगा। इलाज जल्दी संभव होगा, इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर हो, मरीज हो या फिर स्वास्थ्य कर्मी हो, उनको अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पटना में विधानसभा परिसर में हंगामा भी शुरू हो गया। वाम दल के विधायकों ने यहां पर प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना का विरोध वाम दल के विधायक कर रहे थे। योजना को वापस लेने की मांग एमएलए की तरफ से की गई है। चल भाई पटना में विधानसभा परिसर में हंगामा हुआ। वाम दल के विधायकों ने यहां प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना का विरोध वाम दल के विधायक कर रहे थे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा परिसर की ये तस्वीर है जहां जितने भी वाम दल के विधायक थे उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर लेकर वो वहां पर मौजूद थे जहां उन्होंने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है।
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये कहकर हंगामा मचा दिया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि विधानसभा में भाग लेने के लिए पटना आ रहे थे, उसी क्रम में रात 10:38 पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बचौल ने कहा कि वो जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसलिए उन्हें धमकी दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में बचौल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। बचौल से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। भाजपा के विधायक हरिभूषण बचौल को अभी हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इनको जान से मारने की धमकी इन्हें मिली है। और हमारे साथ हरिभूषण बचौल है। क्या हुआ है, कहां से धमकी मिली आपको? मैं जब रात में घर से आ रहा था, आज से विधानसभा है, तो 10:38 पर रात्रि में जब मैं मुजफ्फरपुर से गुजर रहा था तो मुझको 62, 96, 96, 91, 26 पर जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा कितना गोली मारेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं होगा। ये कायराना हरकत है। मैं सचिवालय थाना में FIR कर दिया हूं और अभी विधानसभा अध्यक्ष जो हम लोग के संरक्षक हैं उनको भी देने जा रहा हूं। हरिभूषण जी, आखिर ये धमकी देने वाला शख्स कौन है? निश्चित रूप से जांच का विषय है, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि निश्चित रूप से हम तो चूंकि जिहादी और उन्मादी लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले भी आप जान से मारने जी उसका भी FIR मैंने किया था, लेकिन उसका फलाफल नहीं निकला कुछ। वो तो विदेश से आया था धमकी। तो ऐसे मामले में क्या मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे, अभी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। तो देखिए, ये हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और इनका कहना है कि जान से मारने की धमकी मिली है और जिस ढंग से लगातार जो है खबरें उठाते रहे हैं और जिहादियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज इनसे जान से मारने की धमकी दी है और इसे लेकर के सचिवालय थाना में उन्होंने मामला दर्ज कराया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को हाईजैक करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जहां जहां उसकी सरकार नहीं है, वहां की सरकार को वो अस्थिर करने की साजिश करती है। तो आप लोग सब लोग को पता ही है, जहां भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के लोग। हर तरीके से, हर ताकत से जो है चाहती है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल ना किया जाए, उसको तोड़ो मोड़ो। किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है, पूरे देश भर को जो है हाईजैक करके रखना है। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी की चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही है। और अब बात रायसीना की रेस की। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान एनडीए ने अपनी ताकत भी दिखाई। नॉमिनेशन के दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी शामिल रहे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। और ये तस्वीर हम नॉमिनेशन की आपको दिखा रहे हैं। जब द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची, नॉमिनेशन फाइल किया। बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी भी उनके नॉमिनेशन में शामिल थे। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हंगामा के दौरान मौके पर पुलिस टीम पहुंची, हालात पर काबू पाया। पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सीतामढ़ी के अस्पताल में हंगामा हो रहा था और तब पुलिस की टीम वहां पहुंची। किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया। इसको जो लड़का इसको लेकर आया, वो लड़का हमारे दरवाजे पर फेंक के 2 मिनट भी नहीं रुका और चला गया। आपके दरवाजे पर फेंक के चला गया? चला गया। कहाँ घर हुआ आपका? घर चटमैला हुआ।
जहानाबाद के सुरुंगापुर गांव के मासूम गोलू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के सदस्यों की लगातार हो रही मौत से गरीब गोलू को पालन पोषण की चिंता सताने लगी है। परिवार के लोगों की आकस्मिक मौत से बच्चे को उसके जिंदगी की चिंता सताने लगी है। स्थानीय लोग इसे ईश्वर का कहर बता रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे के दुख से दुखी भी हो रहे हैं। माता पिता और दादा की मौत के बाद से मासूम गोलू पूरी तरह से टूट चुका है और बुजुर्ग दादी के साथ मदद की आस में दर दर भटक रहा है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। में जो है उनके पिताजी महज कुछ ही दिन में 2-4-5 दिन में उनका भी देहांत हो गया है। और परिवार में एक बूढ़ी माँ और एक नाबालिग बच्चा बचा हुआ है। और कोई कमाई भाई का साधन नहीं है? कोई कमाई का साधन नहीं है। ये गरीब। क्या बूढ़ी को पेंशन वगैरह मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन? नहीं मिलता है। नहीं। अच्छा, क्या हुआ सो बताइए पहले। गोर से ना चलो भाई। हुआ क्या होलवा की उपेंद्रा के सगरो देखैलिवर ना ठीक होला के। अच्छा, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई? पिताजी के ऐसे ही देखा सुना के चारों पति एलिवर ना निमन होला। अच्छा, अब घर में कौन कौन है? आप और खाली एगो हम ही है, यही हम ही एगो पोता है। अच्छा, और कुछ कोई कमाई धमाई वाला नहीं? केहू ना है बाबू, केहू ना है हमरा। आप जो है चलने फिरने से लाचार हैं? हाँ, इस गोर से लकवा ऐसा मार ले है तो ना चलो है। 4 दिन के अंदर पहले पिता की मौत और फिर दादा की मौत, उसके 1 साल पहले ही माँ की मौत। अब बच्चा अनाथ है, बुजुर्ग दादी ही सहारा है, लेकिन आगे की जिंदगी कैसे कटेगी जब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। पंचायत स्तर पर मुखिया ने कुछ मदद की बात कही है, लेकिन अभी भी उसका भी इंतजार है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी जिंदगी, बच्चे की शिक्षा, बाकी चीजें कहां से होंगी। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। कटिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सजग है। यहाँ 24 घंटे 3 शिफ्ट में लोग मौजूद रहते हैं। ये कंट्रोल रूम अक्टूबर के अंत तक ऐसे ही काम करता रहेगा। तो जिस तरीके से अभी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए पहले से तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर कंट्रोल रूम पूरी तरह से तैयार है, जहां हर चीज पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ के दस्तक के साथ ही कटिहार के कई इलाका जलमग्न होने लगा है। इस बीच हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष का कार्यालय है। बाढ़ के दौरान ये कार्यालय 24 घंटा काम करता है। कैसे काम होता है इसको जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक टेलीफोन लगा हुआ है और इसके सहारे 24 घंटा कर्मी तैनात रहते हैं। दिन में कई बार वो गेज लिया जाता है। कोई भी एडवर्स सिचुएशन में बड़ी अधिकारी को इसका जानकारी दिया जाता है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये महानंदा बेतार कक्ष है। जो भी सूचना आते हैं, यहाँ अधिकारी जो कर्मी हैं या अधिकारी 24 घंटा तैनात रहते हैं और इसके माध्यम से जगह जगह सूचनाएं पहुंचा दी जाती है और लगातार इस पे मॉनिटरिंग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी हमेशा तैनात होते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर दर्जे के लोग रहते हैं, वो इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने के। ये सहायक अभियंता के कक्ष है और इनके प्रभार में वो रहते हैं। कैसे कार्य करता है और क्या नंबर है इस कार्यालय का, लोग कैसे सूचनाएं दे सकते हैं, आइए बात करें। सर, क्या नंबर है इस कार्यालय के? क्या नंबर है? बाढ़ नियंत्रण फ्लड सेल में आप 06452239791 पर आप कॉल करके कभी भी अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे कितना घंटा काम, कैसे काम होता है इस कार्यालय के थ्रू से? क्या ये 24 घंटे कार्यालय कार्यरत है। 1 जून से ये 30 अक्टूबर तक 24 घंटे कार्यरत है। आप कभी भी और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंधी, तूफान, ठनका की चेतावनी दी गई है। ठनके के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सारण, पटना, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शाम 4 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।